Hello guys, this is Astha and today we will be discussing about the basic accounting terms. Before starting the video, I want you guys to take out your notebooks so that you can write down along with me the terms that I am using and thereby इससे क्या होगा कि आप फ्यूचर में उसको बाद में भी रेफर कर सकते हैं. इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू. यहाँ पे वी विल बी डिस्कसिंग द वेरी वेरी बेसिक टर्म्स जिसमें से बहुत आपको पहले से भी पता होगा, कुछ नहीं पता होगा तो आई विल हेल्प यू टू क्लियर इट्स कॉन्सेप्ट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट टर्म विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज डेटर. सो डेटर का मतलब क्या होता है कि अगर हम एज अ बिजनेस किसी को भी माल बेच रहे हैं, बहुत बार क्या होता है कि दो चीज़ हो सकते हैं कि या तो उसको कैश में बेचेंगे कि अभी आप माल दो और तुरंत मेरे को पैसा दे दो. दूसरा होता है कि क्रेडिट होता है कि थोड़ा एक क्रेडिट पीरियड है कि 10 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का. तो अगर जब क्रेडिट सेल्स का बात आता है ना, ओनली देन क्वेश्चन ऑफ डेटर अराइजेस बिकॉज ओनली व्हेन देयर इज अनदर पर्सन्स लायबिलिटी कि वो हमको पे करेगा, ओनली देन द क्वेश्चन ऑफ डेटर अराइजेस. तो यहाँ पे बहुत प्रॉपरली समझने का जरूरत है कि डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, क्योंकि डेटर तभी अराइज होगा जब हम क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, राइट. तो वैसा ही दूसरा कॉन्सेप्ट होता है क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी से माल परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, यहाँ पे भी सेम पॉइंट यही है कि अगर हम लोग कैश परचेज करेंगे ना तो वो नहीं आएगा मेरे बुक्स में एज क्रेडिटर, क्योंकि मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है उसको फ्यूचर में पे करने का. लेकिन अगर हम किसी से क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे मेरा ऑब्लिगेशन है कि हम उसको पे करेंगे और सामने वाला भी एक्सपेक्ट करेगा कि कभी भी उसको मिले मेरे से पैसा, जो भी टाइम फ्रेम डिसाइडेड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. तब वहाँ पे क्रेडिटर का क्वेश्चन अराइज होता है. यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके मैंने एक्सप्लेन किया है डेटर और क्रेडिटर का, जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, सो सपोज मिस्टर एक्स है जो मेरे कंपनी में आया कोई गुड्स परचेज करने के लिए. तो मिस्टर एक्स को क्या होगा, उसको गुड्स फ्लो करेगा ऑब्वियसली. और जब फ्यूचर में जब तक वो मेरे को पेमेंट नहीं करता है, पेमेंट तो मेरे को फ्लो करेगा, तो जब तक वो पेमेंट नहीं करता तब तक वो मेरे लिए डेटर होता है. और जिस दिन वो मेरे को पेमेंट कर देता है तो वो मेरे बुक से डेटर हट जाता है. सेम होता है क्रेडिटर के साथ भी कि अगर हम किसी की कंपनी में जाते हैं कुछ माल परचेज करने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए, तो गुड्स हमारे पास फ्लो करता है और जब तक हम उसको पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक क्रेडिटर रहता है बुक्स में, राइट. आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो उसके बाद रिलेटेड कॉन्सेप्ट है परचेजेस और सेल्स का. जैसे हमने देखा डेटर और क्रेडिटर, तो परचेजेस का मतलब क्या हुआ है कि अगर हम किसी से भी परचेज कर रहे हैं ना, कोई भी ऐसे रॉ मटेरियल हो गया ताकि हम लोग उसको फर्दर मैन्युफैक्चर कर पाए, तो उस चीज़ को परचेजेस बोलते हैं और परचेजेस से ही क्रेडिटर अराइज होता है. सिमिलरली ये सेल्स से डेटर अराइज होता है. सिंपल इज दैट. अब सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक अराइज होता है वो होता है असेट्स का. असेट्स और लाइबिलिटीज यही कोर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का. तो असेट्स का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज यूजफुल और वैल्यूएबल टू द फर्म. कुछ भी जो फर्म के लिए यूजफुल और वैल्यूएबल है वो एक असेट है. जैसे कैश हुआ, कैश वैल्यूएबल है फर्म के लिए तो वो एक असेट है. और सबसे इम्पोर्टेंट असेट में ये होता है देखना कि वो हमारे लिए इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. अगर कोई भी आइटम है, कुछ भी चीज़ है, वो हमारे लिए इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं अराइज कर पा रहा है तो उस चीज़ को हम असेट नहीं बोलेंगे. तो सिमिलरली असेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. अगर ये तीनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो कोई भी आइटम असेट नहीं कहलाएगा. तो तीनों में से पहला होता है कि हमारे पास ये होना चाहिए कि हम उसको कंट्रोल कर पाए. तो पहला हो गया कि हम उसको कंट्रोल कर पाए. कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मेरे अकाउंट में कैश है तो उस चीज़ से वट एवर आई वॉन्ट टू परचेज, कि मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना है, कि मेरे को मशीन खरीदना है, दैट इज़ अप टू मी.
राइट। अगर किसी और के अकाउंट में, समझो कि मेरे एम्प्लॉय के अकाउंट में कुछ डिपॉजिट है, वो उसका पर्सनल अकाउंट है, मेरा उस पर कुछ कंट्रोल नहीं है, तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि उसका भी जो अकाउंट है वो भी मेरे लिए असेट है, जो बैंक में कैश है वो भी मेरे लिए असेट है। तो दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है, पहला प्रॉपर्टी ये होता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि वो रिजल्ट होना चाहिए ऑफ पास्ट इवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमेशा जो भी असेट अराइज होता है वो अराइज होता है आउट ऑफ पास्ट इवेंट, कभी भी वो प्रीवियस इवेंट के कारण अराइज नहीं हो सकता है, कभी भी वो फ्यूचर इवेंट के कारण अराइज नहीं हो सकता है। कि सपोज अगर मेरा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है मिस्टर एक्स के साथ कि फ्यूचर में आई विल परचेज कुछ भी 1 लाख रुपए का सामान, तो तब वो मेरे लिए असेट नहीं होगा। अगर पास में मैंने परचेज किया है और हो सकता है अभी तक उसने मुझे पे नहीं किया हो, इवन देन ही इज माई डेटर एंड देयर बाय ही इज माई एसेट। तो पैसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है कि जैसे मैंने पहले ही बताया, इट कैन जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब क्या होता है कि कुछ भी इन द फॉर्म ऑफ इनकम या फिर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, वो कुछ अर्न करके हमको दे रहा है। इधर उसको उस चीज़ को खुद को बेच के, जैसे अगर स्टॉक को खुद से बेचा जाए तो वो हमारे प्रॉफिट जनरेट करता है। अगर कोई मशीन है उसे हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर वो जो प्रोडक्शन, जो भी आइटम प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग सेल कर रहे हैं, तो किसी तरीके से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट करना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, माइंड इट, ऑल द कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, तभी हम लोग किसी भी आइटम को असेट बोलेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अ कस्टमर कॉल्स योर स्टोर एंड सेज he has a dream about your cakes and he says that he is coming tomorrow to spend ₹1,000 in your bakery on every lemonade butterscotch flavored treat he can find. Okay, so do you think that ₹1,000 can be recorded in the books as asset? इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि कस्टमर को सपना आया है कि वो उसके दुकान, मेरा सपोज मेरे दुकान जाएगा एंड मेरे दुकान सपोज वो की बेकरी शॉप है, तो वो सारा केक्स खरीदेगा इस फ्लेवर का, बटर क्रीम फ्लेवर्ड। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि वो जो ₹1,000 मेरे को देगा फ्यूचर में, वो मेरे लिए एसेट है कि नहीं है? तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो 3 कंडीशन हम लोग पहले देखा, हम उस पर जाएंगे, उससे बहुत क्लियरली हमें समझ में आ जाएगा, राइट। तो पहला जो कंडीशन है वो है कि समथिंग यू हैव कंट्रोल ओवर। हमने देखा था ना कि कंट्रोल वाला डेफिनेशन कि हमें उस पर कंट्रोल होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ₹1,000 है वो मेरे को अभी तो नहीं मिलेगा ना, कल वो जब मेरे शॉप पे आएगा तब मेरे को ₹1,000 मिलेगा, तभी मैं बोल पाऊंगी कि वो ₹1,000 पे मेरा कंट्रोल है। तब अभी के लिए करेंटली अगर देखा जाए तो, क्योंकि वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट सी इट, राइट, द कैश, तो इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। दूसरा होता है जो हमने कंडीशन देखा था पहले, वो होता है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, जैसे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। तो अब जो कस्टमर है वो मुझे क्या बोल रहा है कि वो कल आएगा, वो कल आके परचेज करेगा। ऐसा नहीं है कि वो पास्ट में आया, उसको सपना आया, वो मटेरियल नहीं है, राइट। वो सिर्फ एक कोरिलेशन के लिए, समझने के लिए कि पास्ट इवेंट का मतलब वो है कि वो पास्ट में परचेस कर चुका है, ओनली देन वो एक असेट अराइज होगा वहाँ पे। तो क्योंकि पास्ट इवेंट तो कुछ है नहीं, यहाँ पे फ्यूचर इवेंट है, सो नो इवेंट हैज टेकन प्लेस यहाँ पे भी, राइट। और तीसरा जो हमने पढ़ा था वो होता है कि हैज़ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या हुआ कि अब उस ₹1,000 को ऑब्वियसली हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में कुछ भी परचेज करने के लिए, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो है क्योंकि वो कल आएगा तो वो मुझे परचेज कर लेगा। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि येस इट हैज़ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखा जाए तो एक ही सेटिस्फाई किया वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वाला आउट ऑफ 3। तो मैंने जब पहले मेंशन किया था कि तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर तीनों सेटिस्फाई होता है ओनली देन एनीथिंग कैन बी क्लासिफाइड एज एन एसेट। तो क्योंकि एक सेटिस्फाई हुआ तो फिर हम लोग 1000 को एसेट नहीं बोलेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपके समझने के लिए कि एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है।
असेट्स में आपका कैश इंक्लूड होता है जो बहुत बेसिक है, डेटर्स इंक्लूड होता है, इन्वेंट्री हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हुआ, आपका व्हीकल्स, फर्नीचर, पेटेंट और भी बहुत है। तो एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, इसमें कुछ भी इंक्लूड हो सकता है जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। यहाँ तक तो ये ख़त्म हो गया। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। ये एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप अगर जर्नल पास कर रहे हो, आप लेजर कर रहे हो, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना है कि कौन सा असेट किस क्लासिफिकेशन के अंडर फॉल कर रहा है। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू गाइज दिस अंडरस्टैंड। बेसिकली क्लासिफिकेशन जो असेट होता है वो 3 टाइप में क्लासिफाइड होता है। पहला होता है कन्वर्टेबिलिटी, एक सेकेंड, पहला होता है कन्वर्टेबिलिटी, दूसरा होता है आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस, और तीसरा होता है द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। तो कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ है कि कितना इजीली हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश, कितना आराम से, मतलब कितने टाइम पीरियड में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस का तो समझ ही गए कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे लैंड उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बिल्डिंग उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन गुडविल होता है सारे बिजनेस का। अब जैसे रिलायंस को ही देखा जाए तो रिलायंस का कितना गुडविल है मार्केट में, लेकिन उसको ये नहीं बोल सकते कि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लोग उसको परसीव करते हैं कि नहीं इस चीज़ का वैल्यू है। जब कंपनी का वैल्यूएशन होता है तो उस चीज़ में गुडविल जाता है, लेकिन उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, कि कितना ईजिली हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं विद मिनिमम लॉस, तो वो होता है लिक्विडिटी। एक एक करके हम लोग ये समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। तो जैसे हमने कन्वर्टेबिलिटी देखा था, तो कन्वर्टेबिलिटी में हमने क्या देखा था, करंट एसेट हो गया आपका और फिक्स एसेट हो गया। तो हम एक एक करके पहले कन्वर्टेबिलिटी वाले ही पोर्शन को देखेंगे, राइट। तो इसमें हमारा हो गया करंट एसेट में कि दैट कैन ईजिली भी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब आप समझो जैसे कि बैंक में अगर डिपॉजिट किया होगा, क्लेमैन के टर्म में अगर समझा जाए तो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड होता है, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मली समझा जाए तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब वही, जैसे बैंक में कोई भी डिपॉजिट किया गया तो उसको बोलते हैं। तो करंट एसेट का मतलब क्या हुआ, दैट कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। और टिपिकली बहुत बार क्या होता है कि इस ईजी को क्वान्टिफाई किया जाता है कि दैट कि वो कन्वर्ट होगा विद इन अ पीरियड इन अ ईयर, कि एक साल में अगर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग करंट एसेट बोलेंगे। यहाँ पे मैं आई एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि सपोज आपका कोई बिजनेस है एंड आप उसमें गारमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप प्रोडक्शन से लेके जब तक आप सेल करते हैं तो उसको आपको करने में सपोज 1 महीना लगता है पूरा प्रोडक्शन करने में, और आपको 10 दिन और लगता है उसको सेल करने में, राइट। तो आप रॉ मटेरियल खरीदोगे 1 महीना पहले, उसको प्रोड्यूस करोगे, तो जो 1-1.5 महीने का जो भी टाइम है, 1 महीना 10 दिन का टाइम है, उसमें क्या होगा कि आपको एक महीना 10 दिन बाद वो कन्वर्ट हो गया कैश में। तो इस चीज़ को हम लोग करंट एसेट बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग इससे दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए कि अगर आप अपने टेक्सटाइल बिजनेस के लिए ही कोई मशीन खरीदे हो कि थ्रेड से कपड़ा बनाने के लिए, तो उस मशीन को आप इसलिए नहीं खरीदे हो कि आप उसको बेच दो करेंटली, आप उस मशीन को इस चीज़ के लिए खरीदे हो ताकि फ्यूचर में उसको यूज़ कर पाओ, उसे प्रोड्यूस कर पाओ, राइट। तो उसको 5-6 साल बाद बेचोगे, जब दूसरा बेटर इक्विपमेंट आ जाएगा, किसी भी रीज़न के कारण आप उसको फ्यूचर में बेचोगे, तब वो ऑब्वियसली वो कैश में कब कन्वर्ट होगा, नॉट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, या फिर कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेड, राइट। तो ऐसे असेट को हम लोग क्या बोलते हैं ना, नॉन करंट असेट बोलते हैं। इसका बेसिकली पर्पस होता है बिजनेस में ताकि हम लोग उससे रेवेन्यू अर्न कर पाए उसको यूज़ करके, ना कि उसको सेल करना उसका बेसिक पर्पस नहीं होता है। तो करंट एसेट का में बेसिकली आपका कैश इंक्लूड हुआ, आपका इन्वेंट्री जो उसका मैंने एग्जांपल दिया था, अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर्स जो हमने पहले पढ़ा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ अगर आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया हो तो वो सब होता है, कुछ एग्जाम्पल्स। नॉन करंट एसेट में बेसिकली आपका इंक्लूड होता है जैसे आपका लैंड हुआ, बिल्डिंग, मशीन, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट हुआ जो हम इसलिए परचेज करते हैं ताकि हम लोग उसको यूज़ कर पाए इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रादर देन कि हम उससे बेच के पैसा कमाएं।
तो उसको नॉन करंट एसेट बोलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था वो था ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस में दो होता है, टैंजिबल और नॉन टैंजिबल, इनटैंजिबल सॉरी। तो टैंजिबल का मतलब हुआ कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे मैंने बताया कि लैंड का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बिल्डिंग का, मशीन का, इक्विपमेंट का, कैश का, ये सब का फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन इनटैंजिबल क्या होता है, तो लैक्स द फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे आपका गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, ब्रांड नेम हुआ, दीज थिंग्स लैक फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो ये सब नहीं कवर होगा टैंजिबल के डेफिनेशन में। ओके, उसके बाद हमारे पास है थर्ड फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ, दैट कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड और हेल्ड इन कैश विथ मिनिमम लॉस। यहाँ पे बहुत आप लोग के पास ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि इसमें लिक्विडिटी और करंट असेट में क्या डिफरेंस है। दोनों ही का तो होता है ना कि इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, लेकिन लिक्विडिटी में क्या डिफरेंस होता है कि विद मिनिमम लॉस। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टॉक बेच भी रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली वो मार्केट के प्राइसेस पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि उसका प्राइस गिर जाए, बढ़ जाए, वी डोंट नो दैट, राइट। लेकिन अगर कैश रखा है हमने, आप अगर 1000 रुपये आपके पास है, तो वो 1000 रुपये आपको 2-3 महीना बाद वो 1000 ही रुपये मिलेगा। अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, कोई भी 3-4 महीने वाले डिपॉजिट करते हो, तो आपको वो मिलेगा प्लस इंटरेस्ट मिलेगा या उतना ही अमाउंट मिलेगा। तो उसमें मिनिमम लॉस होता है, उस चीज़ को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन लिक्विडिटी दैट इज अ लिक्विड एसेट और करंट एसेट। वो टाइप मैंने ऊपर मिसलेनियस वाला कवर नहीं किया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और बहुत लोगों को इस चीज़ में डाउट होता है कि फिक्टिशियस असेट्स क्या होता है, इसलिए मैंने इसको मिसलेनियस के पार्ट में लिया है, राइट। तो मिसलेनियस का मतलब, फिक्टिशियस असेट्स का मतलब क्या होता है ना कि वो फेक असेट्स है, मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो इंटेंजिबल असेट नहीं होता है। इंटेंजिबल असेट दो उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन स्टिल वो असेट के क्लासिफिकेशन में आते हैं। दे आर नॉट फेक असेट, उसका वैल्यूएशन होता है। लेकिन फिक्टिशियस असेट इसलिए अराइज होता है ना, जैसे कि आप एक बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल समझो कि यदि भी कोई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, तो उस कंपनी के फॉर्मेशन में कितना सारा सर्वे होता है, उसका मेमोरेंडम बनता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनता है, ये सब आप फ्यूचर में पढ़ोगे। ये कंपनी फॉर्मेशन होता है तो बहुत एक्सपेंसेस लगते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो ये एक्सपेंस कंपनी एक बार में राइट ऑफ नहीं करता है, ये बहुत हेफ्टी अमाउंट होता है, तो वो धीरे धीरे करके राइट ऑफ करता है। तो अब सपोज अगर कोई भी कंपनी अगर 1 लाख भी एक्सपेंस इंकर किया है और उसको लग रहा है कि नहीं मैं 5-6 साल में उसको राइट ऑफ करूँगा, धीरे धीरे राइट ऑफ करूँगा, तो जो एक्सेस अमाउंट बच गया है ना बुक्स में, क्योंकि वो पीएल में तो मेरा पार्टली राइट ऑफ हुआ, तो जो एक्सेस बच गया है उस चीज़ को फिक्टिशियस बोलते हैं कि ये एक्चुअल में असेट नहीं होता है, लेकिन ये उसका असेट्स का एक तरीके से एक रूप ले लेता है। इसका भी डेबिट बैलेंस ही होता है, और आपको पता होगा कि डेबिट बैलेंस से ही एक असेट राइज होता है, तो इसका भी डेबिट बैलेंस ही होता है, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। और इसको हम लोग बुक्स में बैलेंस शीट में फिक्टिशियस असेट से प्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, फेक असेट होता है। यहाँ पे हमारा असेट का पूरा क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। नाउ वी विल मूविंग फॉरवर्ड टू द लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी पर्सन को, किसी कंपनी को अगर वो करते हैं कि हमें पे करना है अभी आज के थोड़े टाइम बाद, तो उसको हम लोग ये बोलेंगे, लाइबिलिटी बोलेंगे। लाइबिलिटी का 3-4 क्लासिफिकेशन होता है कि करंट लाइबिलिटी हो सकता है, वो हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी हो सकता है, इंटरनल लाइबिलिटी हो सकता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो सकता है। बेसिकली लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन 2 ही होता है, करंट होता है और नॉन करंट होता है। लेकिन इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी समझने से और बेटर हमें समझ में आता है कि लाइबिलिटी किस मतलब कितने तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, बिकॉज करंट एंड नॉन करंट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम, कि कितने टाइम में हमें पे करना है, और इंटरनल एंड एक्सटर्नल इज ऑन द बेसिस ऑफ कि हमें किसको पे करना है। यहाँ पे मैंने फर्दर एलैबोरेट किया है कि करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि
जो हमको लाइबिलिटी आउटसाइडर को पे करना विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जैसे हमने पहले देखा था करंट असेट में कि जो हमें रिसीव होने वाला था विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, राइट। तो वैसा ही होता है करंट लाइबिलिटी, बस ये एक ऑब्लिगेशन होता है, तो ये पेबल होता है। जैसे गुड्स को अगर मैं परचेज कर रही हूँ क्रेडिट, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ है कि जो पेबल होता है टू आउटसाइडर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो ये आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 ईयर पेबल होता है, जैसे हमने नॉन करंट असेट का देखा था। तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ पेबिलिटी, कि किसको पे कर रहा है, तो इंटरनल लाइबिलिटी होता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें ओनर को पे करना है, सपोज अगर कोई कंपनी इक्विटी शेयर इशू की है, तो उसको अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पे करना रहेगा, दैट इज़ एन इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी सिंपली जो आउटसाइडर्स को पे करना है, कि अगर किसी से माल क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो उसको क्या पे करना पड़ेगा, दैट इज़ एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इसके बाद का कॉन्सेप्ट बहुत टफ नहीं है, ये सब आपको पता ही होगा कि एक्सपेंसेस क्या होता है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर तरीके से समझ के आप बेटर जर्नल एंट्रीज पास कर पाओगे। तो एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया, एक ही बेसिकली कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होता है एक्सपेंसेस का मतलब। जैसे कि अगर हम कोई भी एक ही माल, अगर हम लोग समझो कि टेक्सटाइल बिजनेस का जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था, कि अगर हमें गुड्स या क्लोथ्स प्रोड्यूस करना है तो उसमें रॉ मटेरियल लगेगा, उसमें लेबर लगेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, रेंट लगेगा। तो ये सब क्या है कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, कि ऑपरेशन करने में जो हम लोग कॉस्ट इनकर कर रहे हैं या रेवेन्यू अर्न करने में जो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, दैट इज़ एन एक्सपेंस। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिया है कि एम्प्लॉय को सैलरी वेजेस पे करना, फैक्ट्री लेबर हो गया, फैक्ट्री लीज हो गया, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, कि जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन, तो वो सब हमारे एक्सपेंस में आता है। उसके बाद हमारे पास है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, कि अगर हम जैसे सेल कर रहे हैं, जैसे हम क्लोथ मैन्युफैक्चर करके हम उसको सेल करेंगे, तो दैट इज़ आवर रेवेन्यू, दैट इज़ अ ग्रॉस इनफ्लो। ग्रॉस में हमें क्या मिला, हम यहाँ पे एक्सपेंस को अकाउंट नहीं करते हैं, दैट इज़ अ ग्रॉस इनफ्लो कैश। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू यहाँ पे। उसके बाद तीसरा होता है इसी में इनकम। इनकम का मतलब क्या हो गया कि हम कितना इनकम कमा रहे हैं, जैसे अपने बोलते हैं ना कि अब हमें इस बिज़नेस से कितना इनकम हो रहा है, मतलब कितना हमारा नेटवर्थ इंक्रीज़ हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ जो हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं उस चीज़ से। और लास्ट इसमें होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब हुआ है कि बेसिकली अगर हम जब रेवेन्यू हमने पढ़ा, हमने एक्सपेंस पढ़ा, जब हम दोनों को डिफरेंस करके देखते हैं तो देखते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है। ओके, एक्सपेंस तो हमारे पॉकेट से गया है और रेवेन्यू क्या था, ग्रॉस अमाउंट था, उसमें हमने कुछ भी एक्सपेंस नहीं कंसिडर किया था पहले। तो जब हम लोग एक्सेस देखते हैं रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सपोज हमारा रेवेन्यू है 1,00,000 रुपया और उसका एक्सपेंस है 50,000 रुपीज़, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 1,00,000 माइनस 50,000, दैट इज़ 50,000 रुपीज़। तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आता है, वो होता है ड्राइंग्स और कैपिटल। तो अगर हमने कैपिटल पहले समझे तो ड्राइंग्स उससे कोरिलेटेड ही टर्म है। कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हम जो लार्ज सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ कैपिटल। अब डिफरेंट बिजनेस के लिए डिफरेंट हो सकता है कैपिटल रेस करने का तरीका। जैसे अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसके हम लोग कैपिटल कैसे रेस करेंगे, जो प्रोप्राइटर है वही देगा। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स देते हैं। कंपनी है तो कंपनी पब्लिक इशू करता है, प्राइवेट इशू करता है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए, डिफरेंट बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए डिफरेंट है। और ड्राइंग्स क्या होता है कि अब जब जो भी सोल प्रोप्राइटर है या जो पार्टनर है वो अपने कैपिटल से, बिजनेस से जब वो फंड्स निकालता है अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स और कैपिटल को रिलेटेड है, राइट। तो हमने यहाँ पे आज टर्म्स में डेटर पढ़ा, क्रेडिटर पढ़ा, परचेज पढ़ा, सेल्स पढ़ा जो से रिलेटेड था, फिर असेट्स पढ़ा, हमने लाइबिलिटी पढ़ा, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा प्रॉपर्ली, हमने एक्सपेंस पढ़ा, रेवेन्यू पढ़ा, इनकम पढ़ा, प्रॉफिट पढ़ा जो चारों को रिलेटेड है, फिर हमने ड्राइंग्स पढ़ा और कैपिटल पढ़ा, दोनों को रिलेटेड। सो बेसिकली ये सारे ही बेसिक टर्म्स हैं जो आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप
प्रॉपरली जर्नल एंट्रीज क्रिएट करना चाहते हो, बिकॉज अकाउंट्स इज ऑल अबाउट बेस, और आपका बेस जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा आप एंट्रीज कर पाओगे, उतना आप फ्रीली एंट्रीज कर पाओगे. सो थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड इफ़ यू फाउंड इट लाइक informative, so do like the video, it would be really helpful for me. Thank you.